दोस्तों, बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ पेपर 1 O लेवल, जो कि जुलाई में एग्जाम प्रस्तावित है, जिसकी 8वीं यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। पहली वीडियो में इसके पहले यूनिट के पहले वीडियो में हमने ओटीपी तक बता दिया है। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूआर कोड से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को। ठीक है, और हम लोग ये अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पेपर मॉड्यूल आप लोग देख रहे होंगे M1R5 है, IT टूल्स का, यूनिट नंबर 8 लेक्चर 2 है। तो इसमें क्यूआर कोड क्या होता है, सभी को पता है क्यूआर कोड के बारे में। तो और देख लेते हैं हम लोग। ये जो चित्र आ रहा है इससे आप लोग परिचित होंगे काफ़ी अच्छे से। तो क्यूआर कोड आर यूज टू स्टोर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेज दैट कैन बी रीड बाय एनी स्मार्ट डिवाइसेस इंक्लूडिंग मोस्ट मोबाइल फोन्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है और ये इमेज के फॉर्म में डिजाइन की जाती है, और जिसको जो है स्मार्टफोन या मोबाइल फोन्स के माध्यम से ही पढ़ा जाता है। क्यूआर कोड कैन बी कंसीडर्ड एज 2 डायमेंशनल बार कोड। ये जो है क्यूआर कोड क्या करता है कि 2 डायमेंशनल 2D जो है बार कोड को कंसीडर करता है। रिसेंटली मच रिसर्च हैज बीन डन दैट फोकस एंड ऑन एप्लीकेशंस और क्यूआर कोड एंड एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग बेटर यूजर एक्सपीरियंस। और उसके बाद में जो है कई सारी रिसर्च हुई उस पे पाया गया कि जो है ये क्यूआर कोड क्या है, बहुत ही एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के साथ में है, जो कि यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। क्यूआर कोड हैज आल्सो बीन यूज्ड इन अ फील्ड ऑफ कॉपीराइट फॉर डेटा सिक्योरिटी। तो ये क्या होता है कि किसी की डेटा की कॉपीराइट ना हो जाए, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट है, इट सजेस्टेड अ मेथड ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्यूआर कोड रिकग्निशन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट थ्रू क्यूआर कोड। कहने का मतलब क्या है कि क्यूआर कोड क्या करता है, एक पर्टिकुलर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू मान लीजिए आप पेमेंट करने जा रहे हैं, तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराएगा। या फिर मान लीजिए आप क्यूआर कोड से व्हाट्सएप चलाना चाह रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप के लिए क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कहने का मतलब ये है कि एक बेसिक पैटर्न का जो है कोड वो जो है जनरेट करता है। ठीक है, authors have analyzed QR code embedded in image have shown implementation of proposed system। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसके लेखक हैं या जिन्होंने इन पे रिसर्च किया है, एनालाइज किया है, वो लोग बताते हैं कि ये जो एक क्यूआर कोड क्या होता है, एम्बेडेड डिजाइन होती है, एम्बेडेड इमेज होती है, जो कि डेटा को इम्प्लीमेंटेशन करने और उसके सिस्टम को प्रपोज करने के लिए काम में आती है। ठीक है, क्यूआर कोड हैज रेंज ऑफ एप्लीकेशन एल्गोरिथम हैव बीन प्रपोज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड that can allow use of QR code for electric ticket system। कहने का मतलब क्या है कि QR कोड जो है एक एप्लीकेशंस के फॉर्म में यूज करता है। इसकी एल्गोरिथम जो होती है वो ऐसी एल्गोरिथम बनाई जाती है कि ये केवल इलेक्ट्रॉनिक टिकट सिस्टम के लिए क्यूआर कोड को जनरेट करके जो है वो मोबाइल या किसी स्कैनर के साथ में उसको रीड करके उसकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सके। ठीक है, तो ये होता है क्यूआर कोड। इसका डेटा फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, शुरू होता है जैसे आप लोग कई बार जो है व्हाट्सएप वेब का यूज़ करते होंगे या फिर कहीं पेमेंट करने के लिए यूज़ करते होंगे, तो एक एल्गोरिथम चलती है, उस पर काम करता है। तो ये जो है आपका ये देख रहे होंगे, ये स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद में क्या होता है कि द क्यूआर कोड इज गोइंग टू बी स्कैन। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं आप लोग। स्कैन करने के बाद में वाइल स्कैनिंग कंपेरिजन हैपेंस, तो उसके बाद में ये कंपेयर करता है, क्योंकि ये जो आपका रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है, तो ये क्या करता है कि ये डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है। तो ये यस और नो में जो है डिसाइड करता है। अगर मान लीजिए आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कॉन्टैक्ट एडमिन से नहीं हो रहा, तो ये यहीं से ख़त्म हो जाता है, वापस हो जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि डिटेल्स है, कंपेयर कर लिया, हाँ डिटेल मिल गई, तो फिर वो आगे क्या करेगा, आगे ये जाएगा। उसके बाद में ये देखिए हेल्पन ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके बाद स्टॉप। उसके बाद में वो क्या करेगा, प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा, और प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये होता है इसका डेटा फ्लो डायग्राम, इसको डीएफडी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एल्गोरिथम है बेसिकली जिस तरीके से रन करती है वो है। ठीक है, ये एल्गोरिथम है, इसको बेसिकली डेटा फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके ये देखिए आप बना लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में ये इतना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया था ये इमेज। आगे देखते हैं कि यूपीआई, जिसको
फुल यूपीआई बोलते हैं, यूपीआई आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले नाम याद कर लीजिए, हो सकता है किसी एग्जाम में जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है, या ओ लेवल के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यूपीआई इंटर Unified Payment Interface is an instant real-time payment system developed by a National Payment Corporation of India facilitating interbank transaction। कहने का मतलब क्या है कि यूपीआई जो है वो काफ़ी तेजी से पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। इसको जो है एनपीसी आईएफ ने बनाया, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, और ये बैंकों के अंदर जो है ट्रांजेक्शन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है द इंटरफेस ऑफ रेगुलरली बाय रेगुलेट by the Reserve Bank of India and work by instantly transferring fund between the bank account on a mobile platform। कहने का मतलब क्या है, ये जो इंटरफेस बनाया गया है आपका यूपीआई, इसको जो है रेगुलाइज कौन करता है, चलाता कौन है, ये आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता है। उसका मतलब क्या है कि जो आप किसी भी फंड को या किसी भी अमाउंट को बैंकों में बहुत ही जल्दी जो है मोबाइल के माध्यम से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पे काम करता है। अगला एज ऑफ मार्च ऑफ 2019 देयर आर 142 बैंक्स लाइव ऑन यूपीआई विद अ मंथली वॉल्यूम ऑफ 799.54 मिलियन ट्रांजेक्शन एंड वैल्यू ऑफ ₹1.334 ट्रिलियन यूएस डॉलर, लगभग 19 बिलियन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मार्च 1999 में कब इससे जो है इस यूपीआई से 142 बैंक जुड़े, और उनकी मंथली वॉल्यूम जो थी लगभग 799.54 मिलियन ट्रांजेक्शन इससे हुआ, और जिसकी टोटल कीमत हुई 1.334 ट्रिलियन, लगभग 19 बिलियन डॉलर अमेरिकी, वो भी। ठीक है, यूपीआई विटनेस्ड 1029.44 crore transactions until August 2019. The mobile only payment system helped transact a total of amount 17.29 lakh crore यूएस डॉलर, मतलब टू 40 बिलियन ड्यूरिंग द 37 मंथ ऑफ ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। कहने का मतलब क्या है कि यूपीआई ने जो है देखा तो करीब 1029.44 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। कब? केवल अगस्त 2019 तक। उसके बाद में मोबाइल सिस्टम से ये केवल चलने वाला ऐसा सिस्टम था जो कि केवल ट्रांजैक्शन मोबाइल की हेल्प से जो हुए थे वो 70.29 लाख करोड़ हुए थे, जिसकी टोटल वैल्यू होती है लगभग 240 बिलियन डॉलर यूएसडी, और ये 37 महीनों का टोटल जो है ऑपरेशन था, जबकि जब से ये चालू हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल इसमें हमने बता दी है इस पॉइंट में। ये देखिए यूपीआई जाना पहचाना है आपका, ये लिखा है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये कलर की वजह से थोड़ा सा डल हो गया है, आप इसको लिख लीजिएगा। ये काम कैसे करता है ये भी यहाँ पे हमने समझाया है इसको। देखिए, पहले आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, कहीं से भी जाएंगे, या जो है आप अपना गूगल प्ले डाउनलोड कर लेंगे, गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से उसके बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में सेटअप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में वर्चुअल एड्रेस मिल जाएगा, बैंक से जो वेरीफाई हो जाएगा, एम पिन हो जाएगा, वो आपको जनरेट करना होता है और हमेशा याद करना होता है, 4 नंबर का होता है। उसके बाद में आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एडवांटेज लिखे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। आगे हमने इसके एडवांटेज भी बताए हैं, तो देखते हैं। हाउ इट इज़ यूनिक, यूनिक किस तरीके से अलग है। ठीक है, पहला पॉइंट है इमीडिएट मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल डिवाइस राउंड टू द क्लॉक 24/7 टू 365 डेज, मतलब कि साल के 365 दिन और 24 घंटे सातों दिन। ठीक है, आप मोबाइल से जो है इसका एक क्लिक पे काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट, एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जो है डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट के जो है आप अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए एसबीआई में है, पीएनबी में है, कैनरा में है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट होते हैं, तो आप वहाँ से जो है एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही मोबाइल ऐप में कई सारे, एक ही मोबाइल फ़ोन में कई सारे डिफरेंट बैंक के ऐप जो है इंस्टॉल करके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पहली चीज़ ये सिंगल क्लिक पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाता ये मांगता है। मान लीजिए इसका मतलब ये है कि अगर आपके मोबाइल में ये सारे ऐप स्टोर हैं तो डबल सिक्योरिटी लगी होती है, ये समझ लीजिए। डबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी ने आपका फ़ोन चोरी कर लिया, किसी तरीके से कहीं गिर गया, कोई और किसी को मिल गया, उसने क्या किया, जाके आपके बैंक अकाउंट का जो है यूज़ करने की कोशिश की। तो पहली चीज़, मान लीजिए उसको किसी तरीके से आपका बैंक अकाउंट का पिन वगैरह मालूम है या कुछ ऐसा मालूम है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट लॉक को कंप्लीट कर लिया, लेकिन सेकंड लॉक वो नहीं ओपन कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अलाइन द लेरेटरी
guidelines yet provide a very fast strong features of the seamless सिंगल क्लिक पेमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत अच्छा होता है और ये बहुत फास्ट फीचर होता है इसमें, और ये सिंगल क्लिक पेमेंट पे काम करता है। ठीक है, बिल शेयरिंग विद फ्रेंड, उसके सहायता से आप जो है बिल भी अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। बेस्ट आंसर टू कैश ऑन डिलीवरी हैजल रनिंग एंड एटीएम ऑन द रिगार्डिंग एक्जैक्ट अमाउंट। कहने का मतलब क्या है कि ये काफ़ी अच्छा जवाब देता है कैश डिलीवरी के माध्यम से, और ये क्या करता है कि जो एटीएम में भी काफ़ी सही एग्जैक्ट अमाउंट बताता है। ठीक है, मर्चेंट पेमेंट विल बी सिंगल एप्लीकेशन और इन ऐप पेमेंट। बहुत सारे जो व्यापारी लोग होते हैं वो भी इसी मोबाइल ऐप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट ओवर द काउंटर पेमेंट्स बार कोड स्कैन एंड पे बेस्ट पेमेंट सिस्टम। ये भी काम करता है कि मान लीजिए कहीं दुकान पे गए, शॉपिंग मॉल में गए, तो आपने इसको जो है यूपीआई से पेमेंट कर दिया, बार कोड डिटेल के मदद से या कुछ भी। ठीक है, स्कैन किया उसको और पे कर दिया। तो स्कैनिंग में वही आपका होता है क्यूआर कोड। डोनेशंस, कलेक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, स्केलेबल। तो ये सारे काम कर सकते हैं, मतलब कहीं से कलेक्शन करना है, डोनेशन देना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट को, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। राइजिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मोबाइल ऐप डायरेक्टली। ठीक है, तो आप जो है मोबाइल ऐप को जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में पार्टिसिपेंट इन यूपीआई, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। पेयर पीएसपी है, पेई पीएसपी है, रेमिटर बैंक है, बेनिफिशियरी बैंक है, एनपीसीआई है, बैंक अकाउंट होल्डर्स और मर्चेंट। मतलब हर जगह पे आप कहीं भी इसका यूज करें, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें क्या है इसका। हाँ, बेनिफिट ऑफ यूपीआई देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ट्रांजैक्शन। उसके बाद में रीजनिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद सेफर सिक्योर्ड एंड इनोवेटिव है। पेमेंट बेसिस सिंगल यूनिक आइडेंटिफायर है। इनेबल सेमलेस मर्चेंट ट्रांजैक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है, आप हिंदी में सुन लीजिए। पहला टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, एक क्लिक पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने बता दिया है। दूसरा कि इसको कहीं भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ट्रांजैक्शन की, कहीं भी ट्रांजैक्शन के लिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है कि कुछ भी करना है, बिजली का बिल पेमेंट करना है, पेट्रोल डलाना है, शॉपिंग करनी है, कहीं और जाना है, खाने का बिल पे करना है, कुछ भी करना है, तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी जगह पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह पे ये जो है काम करता है, सेफ सिक्योर है और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। ठीक है, और पेमेंट सिंगल और यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब एक पेमेंट को एक ही टाइम में करेगा, वो उसका जो है एक अमाउंट होगा, और मान लीजिए कि एक ही अमाउंट पे वो दूसरा जो है ओटीपी वगैरह नहीं लेगा या फिर ऐसा कुछ। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। तो ये इसके जो है फीचर हो गया कुछ। उसके बाद बेनिफिट एंड एंड कस्टमर, तो ये तो थे पार्टिसिपेंट। और कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, मतलब 24 घंटे अवेलेबल होता है कहीं भी। सिंगल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट, एक ही एप्लीकेशन से डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट को आप जो है मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में यूज ऑफ वर्चुअल आईडी मोर सिक्योर फॉर नो कार्डिनल शेयरिंग। वर्चुअल आईडी ये जो है आपकी यूज़ करता है, और जो है से इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं हो सकती। सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन, एक ही क्लिक पे जो है वो ऑथेंटिकेट कर लेता है कि हाँ ये वही बंदा है, वही यूजर है कि कोई दूसरा है। ठीक है, रेस कंप्लीट फ्रॉम मोबाइल ऐप डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो है मोबाइल ऐप से डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं, शायद ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट्स के लिए इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सेमलेस फंड कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर सिंगल आइडेंटिफायर्स। पहला, नो रिस्क फॉर स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स वर्चुअल एड्रेस क्लिक इन कार्ड्स। टाइप कस्टमर नॉट हैविंग क्रेडिट डेबिट कार्ड्स सुटेबल फॉर ई कैम एंड एम कॉम ट्रांजेक्शन। उसके बाद रिवॉल्व द कोड कलेक्शन प्रॉब्लम, सिंगल क्लिक टू एफ फैसिलिटी द कस्टमर सेमलेस पुल इन ऐप पेमेंट्स आईएपी। तो कहने का मतलब ये सारे जो बेनिफिट्स हैं जो मर्चेंट की तरफ से होते हैं वो होता है। ठीक है, कलेक्शन और कस्टमर को ये सेम फंड प्रोवाइड कराता है, मतलब सिंगल आइडेंटिफायर से एक ही बार में प्रोवाइड कराता है। कोई जो रिस्क नहीं होती है कि अगर वर्चुअल एड्रेस यूज़ कर रहा है तो कोई डेटा लीक होने का चांस नहीं रहता है। उसके बाद में कस्टमर को क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ई कॉम और एम कॉम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है, ट्रांजेक्शन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉर्ड कलेक्शन प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है, रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं जो मर्चेंट की तरफ से फ़ायदेमंद होती है, तो आप इसको देख लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
AEPS काफ़ी ज़्यादा है अच्छा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा इसको यूज़ करते हुए, स्वयं भले ना यूज़ किया हो लेकिन कई जगह पे इसका यूज देखने को मिल ही जाता है अक्सर। दुकानों पे जिस थोड़ी सी बड़ी शॉप होती है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। होता क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, शायद आपको अब पूरा पता चल गया होगा कि लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, जबकि उस दुकान पे कोई भी बैंक से रिलेटेड वर्क नहीं हो पा रहा होता होता ही नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पैसे दे दो, एक छोटी सी मशीन होती है जिसको फिंगरप्रिंट स्कैनर बोलते हैं, उसी के सहारे आधार नंबर फिट किया, उसके बाद में उंगली को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, कई सारी जगह होता है ये, काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई है। मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ी तो आप जो है इसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं है क्या इसके अंदर। पहला है आ नेटवर्क माइक्रो एटीएम यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। तो ये जो आधार के थ्रू ही इसका ऑथेंटिकेशन होता है कि आप जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। दूसरा क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI अनाउंस द ट्रांजेक्शन ऑफ आधार enabled पेमेंट सिस्टम APS फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 हैव क्रॉस द माइलस्टोन नंबर ऑफ 2000 मिलियन। कहने का मतलब क्या है कि ये करीब 2000 जुलाई 2019 में जो है इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। ये करीब करीब 200 मिलियन लोगों ने जो है इस सिस्टम से जो है अपने ट्रांजैक्शन किए। ठीक है, AEPS ए बैंक लेड मॉडल विच अलाउस अ बेसिक इंटरप्रोएबल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एज अ POS माइक्रो एटीएम थ्रू द बिजनेस का करस्पॉन्डेंस ऑफ एनी बैंक यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि इसमें इसके थ्रू जो है बैंकलेट मोबाइल अलाउ किया गया है, जिसमें जो है बेसिक बैंकिंग के सारे ट्रांजैक्शंस अलाउ कर दिए गए। ठीक है, और ये आधार के ऑथेंटिकेशन से ही काम करने लगा है। ठीक है, तो AEPS इज द बैंक लेड मॉडल विच अलाउस ऑनलाइन importable financial inclusion transaction of POS through the business correspondence of any bank using the Aadhaar authentication. APS allows you to 6 type of transaction। कहने का मतलब क्या है, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि आप मतलब किसी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना हो तो कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए किसी भी तरीके के बैंक, जो भी बैंक है, अगर आपका उसमें अकाउंट है और लिंक हुआ है आधार से, तो आप आधार से उस के ऑथेंटिकेशन से जो है उसका पेमेंट कर सकते हैं। और ये टोटल लगभग 6 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये है AEPS, ये फिंगर रीडर मशीन है। ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये क्या है, ये आपका आधार नंबर है, और ये दोनों जब मैच कर जाते हैं तो आप जो है पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। The only input required for a customer to do a transaction under the scenarios are, क्या क्या होते हैं सिनेरियोस में देखते हैं कि इन आइडेंटिफाइंग द बैंक ऑफ विच कस्टमर इज एसोसिएटेड। पहली चीज़ ये कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि ये वही कस्टमर है जिसका अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। दूसरा है आधार नंबर। आधार नंबर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बिना उसके जो है एक्सेस ही नहीं होता है। दूसरा फिंगरप्रिंट कैप्चर ड्यूरिंग देयर इन्वॉल्वमेंट। तो फिंगरप्रिंट का जो है वो फिंगरप्रिंट लेता है, और वो ये इसलिए लेता है कि आपके ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि आधार कार्ड आपके फिंगरप्रिंट से जुड़ा होता है और आधार कार्ड की डिटेल बैंक से जुड़ी होती है, तो दोनों को कैप्चर करके जो है आपकी ऑथेंटिकेशन प्रूफ कर देता है कि यू आर राइट पर्सन और रॉन्ग। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, ये देख लेते हैं। टू empower a bank customer to use Aadhaar or his or identity to access his or his respective Aadhaar enabled bank account or platform. A basic banking transaction like cash deposit, cash withdrawal, intra-bank and interbank fund transfer, balance inquiry and obtain a mini statement through a business correspondence। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, आपके पास आधार है किसी का भी, तो आप मतलब अपना है और किसी बैंक से लिंक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी बैंक से रिलेटेड जितनी बेसिक जानकारी होती है वो आप कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले भी बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ इसमें कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कैश को निकाल सकते हैं, किसी भी एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और बिजनेस पर्पज़ से भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए किसी के यहाँ पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी बिजनेस के लिए, या फिर आपको किसी कस्टमर को देना है, तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। टू सब सर्वे द गोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। कहने का मतलब क्या है कि ये एक गोल है, ये एक लक्ष्य है किसका, भारत सरकार का, जिस और उसमें जो है RBI
जो गवर्न कर रहे हैं इसको, वो कह रही है कि ये सारी चीज़ों से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित हो जाए और इसका यूज करें। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हाँ ये पॉइंट देखिए, ये वाला टू सर्व द गोल आरबीआई इलेक्ट्रॉनिफिकेशन फॉर रिटेल पेमेंट। तो आरबीआई ये चाह रही है कि जितना भी पेमेंट है वो इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि मोबाइल से या लैपटॉप से या जैसे भी हो, ठीक है, तो बैंकों में जो है ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। अगला पॉइंट है टू एनेबल बैंक टू रूट द आधार इनिशिएटेड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन थ्रू अ सेंट्रल स्विचिंग एंड क्लियरिंग एजेंसी। उसके बाद अगला पॉइंट है द फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट लाइक नरेगा, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, हैंडीकैप्ड ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज यूजिंग आधार एंड ऑथेंटिकेशन देयर ऑफ सपोर्टेड बाय यूआईडीआई। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे काम है, जैसे नरेगा में हो गया, सोशल सिक्योरिटी पेंशन हो गया, या हैंडीकैप्ड लोग हो गए, काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती है वो ये कहती है कि अगर आपका आधार जो है इससे रिलेटेड है आपके बैंक अकाउंट से, तो आप जो है कहीं भी यूआईडीए का प्रयोग करके आप अपने बैंक के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टू फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस बैंक इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर। कह रहे हैं कि जो है इसके माध्यम से आप जो है बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से अपने बैंक के जो भी पर्सनल वर्क होते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर फुल रेंज ऑफ आधार इनेबल बैंकिंग सर्विस। तो आप जो है इससे जो है सभी प्रकार की आधार इनेबल बैंकिंग सर्विस जो है आप उससे हर चीज़, हर तरीके की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं सर्विस ऑफर्ड बाय एईपीएस। इससे क्या क्या होता है, देखिए आप इससे कैश निकाल सकते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी ले सकते हैं, आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी स्टेटमेंट और बिग फिंगर डिटेक्शन, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। तो आप अपना जो है फिंगर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लिए होंगे। और आज के लिए जो है हमारी क्लास यहीं तक थी। आगे जो है इसी यूनिट में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितने भी नए यूजर हैं हमारे, कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, क्योंकि अगर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को उसके लिए, हमारे हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए अपना और एग्ज़ाम के लिए तैयार होते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले जो है आपको लोगों को ये सारा डेटा प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू। जय हिंद।